मैं कराची से सियालकोट वापस आ रहा था। ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मैं देखकर हैरान हुआ कि एक 75 साल बूढ़ी औरत शदीद सर्दी में गरम अंडे फरोख्त कर रही थी। बूढ़ी औरत को इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, उबले हुए अंडे का रेट पूछा तो उसने कहा कि बेटा 50 रुपए का एक अंडा है। मैंने 3000 रुपए में उससे सारे अंडे खरीद लिए और बूढ़ी औरत से कहा कि आप अब घर चली जाएं, सर्दी बहुत ज्यादा है। जिस पर वो मेरी तरफ देखने लगी और रोकर कहा कि बेटा मैं तो शाम 6 बजे से पहले घर नहीं जा सकती। मैं उसकी इस बात पर हैरान हुआ और पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, जिस पर उसने मुझे जवाब दिया कि मेरा बेटा मुझे मजबूर करता है कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इधर रेलवे स्टेशन पर ही रहूं और 6 बजे से पहले घर आने की इजाजत नहीं। मैं जालिम बेटे पर हैरान था जो अपनी माँ से मजदूरी करवा रहा था। खैर मैंने उससे घर का एड्रेस मांगा तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने घर का एड्रेस दिया। मैं बूढ़ी औरत के घर में दाखिल हुआ तो ये देखकर तो मेरी रूह लरस गई कि उसका बेटा। मैं इस ईद पर घर वापस नहीं आना चाहता था। मेरे सर पर बहुत बड़ा कर्जा था जो माँ के इलाज पर मैंने बैंक से लिया था। जब तक मेरी माँ जिंदा रही मैं उसकी खिदमत करता रहा। मुझे सियालकोट से बाहर जॉब करने के कई मौके मिले, लेकिन सिर्फ माँ की वजह से मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता था। मेरे माँ का मेरे सिवा था ही कौन जो उसका ख्याल रखता, लिहाजा घर पर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं माँ से लाताल्लुक नहीं था, लेकिन मेरे भाई मुझसे लाताल्लुक हो चुके थे। इन हालात में वो अलग हो गए, मगर मैं अपनी माँ को कैसे छोड़कर जा सकता था। मेरी बीवी सुरैया को पैसों की जरूरत थी, लिहाजा उसने इस ईद पर मुझे घर बुलाया। मेरी गैर मौजूदगी पर वो अपने भाइयों के घर रहती थी। मैं उसे अपने साथ कराची ले आया था, लेकिन यहाँ पानी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। वो 2 माह तक यहाँ मेरे साथ कराची रही और फिर वापस उसे सियालकोट छोड़कर आया। उसके मैदे में दर्द शुरू हो गया। जब से मेरी सुरैया से शादी हुई वो मुझसे ज्यादा खुश नहीं थी। उसकी वजह मेरे भाई थे जो कि काफी मालदार थे। उनका कपड़े का कारोबार था। मेरी गुर्बत को, मेरे हालात को देखते हुए मुझसे वो अलग हो गए थे और मेरी माँ से भी ला ताल्लुक। माँ अक्सर मुझसे कहा करती थी कि बेटा मैं तुम्हारे भाइयों को किसी सूरत माफ नहीं करूंगी। तू उनका मोहताज था, बेरोजगार था, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल रखा, जबकि वो तो मेरी कफालत कर सकते थे, मेरा ख्याल भी रख सकते थे, लेकिन फिर भी मुझसे अलग हो गए। माँ भाइयों पर नाराज थी, हालांकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को खुश नसीब तरीन इंसान समझता था कि माँ मुझ पर बहुत राजी थी। माँ मुझसे खुश थी। जब तक माँ जिंदा रही वो मुझसे राजी थी, मुझे दिल से दुआएं देती थी, मुझसे हमेशा यही कहती थी कि बेटा अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे, तू वहाँ से अल्लाह तुझे अता करेगा जहाँ से कभी तू सोचेगा भी नहीं, वो तुम्हें बहुत अता करेगा। माँ की ये बात सुनकर, ये दुआ सुनकर मेरे दिल को तसल्ली होती। और माँ ने अपनी वसीयत में ये भी कहा था कि तेरे भाई मेरे जनाजे में शिरकत बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे मरने के बाद उनको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो मेरी तदफीन करें, मेरे पास आए, लेकिन इसके बावजूद भाई आए थे। माँ की वसीयत मैंने भाइयों को बताई थी, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जमाने को दिखाने के लिए उन्होंने माँ की तदफीन की, माँ के लिए सदका खैरात किया, और माँ के वफात के मौके पर मैं भी तमाशा नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने भाइयों से बहस ना की, उनको रोका नहीं। ट्रेन हैदराबाद आई तो यहाँ काफी धुंध थी, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने एक बूढ़ी औरत देखी, मुझे अपनी माँ याद आ गई। ये तकरीबन 70 साल से ज्यादा उम्र की औरत थी जो कि एक टोकरी में गरम अंडे फरोख्त कर रही थी और सर्दी से कांप रही थी। बूढ़ी औरत को इस हाल में देखकर मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मैं उसके पास गया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़ी औरत से कहा कि माँ जी
आप क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत से उबले हुए अंडों का रेट पूछा तो वो मुझसे कहने लगी, बेटा 50 रुपए का अंडा है। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, आपको ऐसी क्या मजबूरी है जो इस उम्र में आप ये मजदूरी कर रही है? जिस पर उसने कहा कि बेटा, जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं कि इंसान को अपना पेट पालने के लिए खुद जिद्दोजहद करना पड़ती है। उसकी टोकरी में तकरीबन 3 दर्जन अंडे थे। मैंने जेब से 3000 रुपए निकाले, बूढ़ी औरत की हथेली पर सारे पैसे रख दिए और सारे अंडे उससे खरीद लिए। ये देखकर वो काफी हैरान हुई और कहने लगी, बेटा आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर मैंने कहा कि माँ जी, आप देख रही हैं सर्दी बहुत ज्यादा है, इस सख्त सर्दी में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये पैसे आपको मिल गए, अब आप घर चली जाएं। उसने रोते हुए मुझसे कहा कि बेटा आप ठीक कह रहे हैं, सर्दी है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं घर नहीं जा सकती। मैंने कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी? जिस पर वो मुझसे कहने लगी, मेरा बेटा मुझे मजबूर करता है कि मैं सारा दिन घर से बाहर रहूं, बस वहाँ घर में रात गुजारने की इजाजत है। मैं उससे डरती हूँ, उसका रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा सख्त है। मैं तो कमजोर हूँ, कुछ नहीं कर सकती, उसी की मोहताज हूँ। वो मुझे मजबूर करता है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तुम यहाँ रेलवे स्टेशन पर ही रहो, जहाँ भी रहना, बस घर में नहीं आना। उसी की खौफ की वजह से मैं घर वापस नहीं जा सकती, हालांकि मेरे तमाम अंडे फरोख्त हो चुके हैं। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, जिसने मेरी मदद की और मेरी औकात से ज्यादा मुझे पैसे भी दिए। मैं ये सुनकर काफी हैरान हुआ। बूढ़ी औरत से कहा कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके बेटे से बात करता हूँ। मैं देखता हूँ वो कितना बड़ा बदमाश है, वो कैसे आपको घर आने की इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने मेरे सामने हाथ जोड़े और फिर मुझसे कहा कि बेटा तुम तो मुसाफिर हो, परदेसी हो, पता नहीं तुम्हारा घर कहाँ है। मैं किसी मुसाफिर को ऐसे ही परेशान नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह मुझे अपने घर का एड्रेस बता दे, लेकिन वो अपने बेटे से इस कदर ज्यादा खौफजदा थी कि मुझे वो कुछ नहीं बता रही थी और मेरे सामने बार बार हाथ जोड़कर कह रही थी कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन इन हालात में मैं अब कैसे घर जा सकता था? मेरा सफर बहुत ही बेचैनी में गुजरता। मेरा दिल मुझे मलामत करता। जिंदगी में बहुत ऐसे कम मौके मिलते हैं कि इंसान को किसी की मदद करने का मौका मिले, और इन हालात में मैं उस बूढ़ी औरत को कैसे छोड़ सकता था? मैं उससे गुफ्तगू कर रहा था कि ट्रेन चलना शुरू हुई। बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारी ट्रेन जा रही है, जाओ ट्रेन में बैठ जाओ। मैंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं किसी दूसरी ट्रेन में चला जाऊंगा, लेकिन आपकी मदद किए बगैर अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो मेरे इस पागलपन पर हैरान थी और परेशान भी थी। ट्रेन वहाँ से रवाना हो चुकी थी और अब मैं काफी बेफिक्र था। मैं उस टेंशन से आजाद था कि ट्रेन चली जाएगी। बूढ़ी औरत जिसका नाम कनीज बीबी था, उसे पता चल गया कि मैं इन्हें इसकी खातिर अपनी ट्रेन मिस कर चुका हूँ। तब उसने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया, मगर महज मुझसे इतना कहा कि तुम अपने आप को किसी खतरे में नहीं डालोगे, सिर्फ मेरे बेटे को समझाने की कोशिश करोगे, ज्यादा बहस नहीं करोगे। हालांकि मुझे यकीन है कि वो आपकी किसी नसीहत पर अमल नहीं करेगा, मगर आपने सिर्फ उससे बात करनी है बेटा, शायद उसे समझ आ जाए, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। मैंने बूढ़ी औरत से वादा किया। फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया। मेरे दिल में तो आग लगी थी, मेरा खून खौल रहा था। दिल में कई ऐसी बातें आई, लेकिन ये शहर मेरे लिए नया था, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था और मैं उसे मना सिर्फ कर सकता था। बताए गए एड्रेस पर पहुंचा, उस शख्स के दरवाजे पर पहुंचा तो घर के बाहर काफी मोटरसाइकिल और 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे घर के अंदर कोई तकरीब जारी है। मैं चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी हैरानगी की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ उसके बेटे मुख्तियार के दोस्त आए हुए थे। घर के अंदर जुआ खेला जा रहा था। शराब की बोतलें उनके सामने पड़ी थी, जबकि मुख्तियार की बीवी
उसके दोस्तों को मशरूबात पेश कर रही थी और उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी हो रहा था। ये चीज मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। एक ऐसा शख्स जिसकी माँ रेलवे स्टेशन पर सख्त सर्दी में मजदूरी कर रही थी और यहाँ नालायक बेटा अपने जुआरी दोस्तों के साथ घर में ऐश कर रहा था। मेरे लिए ये लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं उधर ही खड़ा रहा जबकि अचानक मुख्तार की नजर मुझ पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठा, मेरी तरफ आया और फिर मुझसे कहने लगा, आप कौन है? यहाँ कैसे आए? आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं उससे कहने लगा कि मैं एक मुसाफिर हूँ। आपकी वालिदा को देखा रेलवे स्टेशन पर। आपको तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ महफिल सजाए बैठे हैं जबकि आपकी माँ बेचारी सख्त सर्दी में गरम अंडे फरोख्त कर रही है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अपनी वालिदा के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने अपने दोस्तों को हाथ से इशारा किया जो भागते हुए उसके पास आए। फिर उनसे कहने लगा, इस शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बगैर इजाजत के ये मेरे घर में दाखिल हुआ। ये मुझे नसीहत करने आया है। देखते ही देखते उसके दोस्त मुझ पर टूट पड़े। वो तादाद में 8-10 लोग थे। मैं अकेला था। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे चेहरे और जिस्म पर मुक्कों की बारिश हुई जबकि उसकी बीवी मुख्तियार को मना कर रही थी कि ये शख्स पता नहीं कौन है, काफी जख्मी हो सकता है, पुलिस स्टेशन जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। दफा करो, छोड़ दो इसे, बहुत मार लिया। फिर वो मुझे घसीटते हुए मारते हुए घर के बाहर गली में लाए और मुख्तियार मुझसे कहने लगा, उम्मीद है कि अब दोबारा तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे। बगैर किसी की इजाजत के घर में दाखिल नहीं होगे। यहाँ से दफा हो जाओ वरना अब तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। मैंने मुख्तियार से कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस जरूर आऊंगा। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जिस मकसद के लिए मैंने अपनी ट्रेन छोड़ दी। वो मकसद मैं भला अधूरा छोड़कर घर वापस तो नहीं जा सकता। मैंने नोट किया उसके दोस्तों के पास पिस्टल थे। वो बहुत खतरनाक लोग लग रहे थे। उसने भी मुझे डराने के लिए जेब में हाथ डाला और मुख्तियार की जेब से भी पिस्टल दिखाई दिया। यहाँ से जाहिर होता था कि वो कितना खतरनाक आदमी था और भला ऐसे शख्स के दिल में अपनी माँ के लिए कैसे रहम आ सकता है। लेकिन एक चीज जिस पर मैं काफी हैरान था, मुझे बात की समझ नहीं आ रही थी कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो भला कैसे अय्याशी कर सकता है। मैं बोझल दिल के साथ उसके घर से वापस जा रहा था। जो भी चाहता था वो तो ना हो सका। मैं तो उसे सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ बंधे थे। मैं तन्हा था। दूसरा, मुख्तियार की माँ ने भी मुझे मना किया था। मैं वापस रेलवे स्टेशन आया। कनीज बीबी से कहा कि आप मेरे साथ चलें, आप मेरे घर चलें। ये सुनकर वो काफी हैरान हुई। फिर मुझसे कहने लगी, बेटा, मैंने अपने हिस्से की जिंदगी अब गुजार ली, बाकी कुछ महीने बचते हैं। क्यों मेरे लिए अपने आप को मुशक्कत में डाल रहे हो? अपने घर वालों को खामखा तकलीफ दोगे। मैं दिली तौर पर तुम पर राजी हूँ। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, तुम्हारी उम्र दराज करे। तुमने वाकई मेरी मदद की। तुम्हारी माँ तो खुश नसीब होगी जिसने तुम्हारी परवरिश की। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने रोकर कनीज बीबी से कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं, इसलिए मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे खिदमत का मौका दीजिए। मेरे साथ मेरे घर आए। मैं बड़ी ही मुश्किल से कनीज बीबी को अपने साथ आने के लिए राजी कर सका। सुरैया का बार बार फोन आ रहा था। वो मुझसे पूछ रही थी कि घर आने में क्यों देर हुई। मैंने उसे बताया कि आ रहा हूँ। वैसे तो मैं कनीज बीबी को अपने साथ लेकर ही आ रहा था, लेकिन दिल ही दिल में थोड़ा सा सुरैया की वजह से परेशान था। अपनी बीवी की वजह से। जब सुरैया कनीज बीबी को देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? वो मुझे इस बात की इजाजत देगी कि कनीज बीबी हमारे घर में हमारे साथ रहे। लेकिन फिर मैंने दिल में यही सोचा कि मैं बीवी को राजी कर लूंगा। वो इतनी भी जालिम नहीं, मेरी बात मान लेगी। मेरे आने से तकरीबन आधा घंटा पहले सुरैया अपने घर पहुंच चुकी थी। उसका भाई उसे छोड़कर गया था। वो घर की सफाई करने लगी।
मेरे आने पर बहुत खुश थी क्योंकि मैं तकरीबन 6 महीने बाद वापस घर जा रहा था। अपनी बीवी के लिए मैंने काफी शॉपिंग की थी, काफी सारे पैसे भी थे जो उसके लिए लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सुरैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने मुझे देखा, एक बूढ़ी औरत मेरे साथ थी। सबसे पहला सवाल जो सुरैया के मुंह से निकला वो यही था कि ये औरत कौन है। मैंने सुरैया से कहा कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, तफसील के साथ बताऊंगा, मुझे घर में आने तो दो। मैं थका हुआ हूँ। लेकिन वो दरवाजे पर ही खड़ी रही, सवाल पे सवाल किए जा रही थी, मुझसे बार बार कह रही थी कि नहीं बताओ ये कौन है, कहीं ये तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं। सुरैया के इस सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, ये मेरी खाला है जो मैंने तुम्हें बताई थी। कोई एतराज है? मैं अपनी खाला को अपने पास यहाँ लेकर आया हूँ, ये हमारे साथ इधर घर में रहेगी। मैं 6 महीने बाद वापस आया था, लेकिन सुरैया का मूड पहले दिन ही खराब हो गया। वो मुझसे झगड़ने लगी, वो मुझ पर गुस्सा करने लगी, बार बार यही कह रही थी कि आपकी खाला ज्यादा अरसे के लिए यहाँ नहीं रह सकती। जबकि मैं बजिद था और सुरैया से यही कहा कि खबरदार, अगर कोई ऐसी बात की तो मैं अपनी खाला को अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, और तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली। सुरैया के रवैये को देखते हुए और लड़ाई झगड़े की वजह से कनीज बीबी ने हम दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बेटा आपस में झगड़ा मत करो, मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी वजह से घर में कोई परेशानी हुई तो मैं भी अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो तुम पर राजी थी, तुमने मेरी मदद की, बस अब मैं वापस जा रही हूँ। मैंने कनीज बीबी को चारपाई पर बिठाया और सुरैया को समझाया, बटवे से पैसे निकाले और उसके अलावा बैग से उसके लिए नए जूते और कपड़े भी दिखाए ताकि उसका मूड बेहतर हो जाए। पैसों को देखकर वो वक्ती तौर पर थोड़ी सी चुप हो गई, उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। लेकिन मैं तो जानता था कि कनीज बीबी की वजह से उसका मूड खराब ही रहेगा। वो ज्यादा अरसा के लिए कनीज बीबी का वजूद इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, उसे ये हकीकत बताई कि ये मेरी खाला नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक मजबूर औरत है जिसकी वजह से मुझे घर आने में देर हुई थी। हैदराबाद स्टेशन पर मैंने इस औरत को देखा था तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। सर्दी में ये अंडे फरोख्त कर रही थी। इसका बेटा बहुत जालिम है, माँ के साथ बदसलूकी करता है। उसके बुढ़ापे को देखते हुए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। बजाय मेरी बात को समझने के, सुरैया के गुस्से में अब इजाफा हो चुका था और वो मुझसे कहने लगी, मुझे आपसे इस तरह की बेवकूफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक अनजान औरत को अपने साथ यहाँ घर ले आए। यही तो समझ रही थी कि ये आपकी खाला है, लेकिन ये तो एक अनजान औरत है जिसका आपके साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं। मैं हरगिज आपको इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। ये वो सब बातें कनीज बीबी के सामने कह रही थी, जबकि मैं खामोश था, शर्मिंदा हो रहा था। उससे यही कह रहा था कि जबान बंद करो। बहुत सुन लिया मैंने। वो मुझ पर चिल्लाने लगी और कनीज बेबी की तरफ बढ़ने लगी और फिर कहा कि इस घर से चली जाओ। मुझसे ये बर्दाश्त बात ना हुई और मैंने उधर ही उसे मना किया कि अब आइंदा तूने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बेचारी तो मेरे सहारे इधर आई थी, हालांकि वो मेरे साथ इधर नहीं आना चाहती थी और अब वो उसकी तजलील कर रही थी। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने सुरैया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे कमरे में जाने के लिए कहा। वो कमरे में गई लेकिन अपना सामान पैक करने लगी। मुझसे कहा कि अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं ठहर सकती और यहाँ से चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। जबकि कनीज बीबी परेशान कभी मेरी तरफ देखती तो कभी मेरी बीवी की तरफ। मैंने कनीज बीबी को सहारा देकर दोबारा चारपाई पर बिठाया। उससे कहा कि माँ जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये वापस आ जाएगी, ये इसका वक्ती गुस्सा है। लेकिन वो मुझसे कह रही थी कि बेटा, इतना तजर्बा तो मुझे भी है, मैं जानती हूँ वो मेरी मौजूदगी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम बहुत अजीब लड़के हो। क्या कोई किसी अजनबी गैर औरत के लिए ऐसा करता है? अभी भी मौका है,
जाकर अपनी बीवी को मना लो। लेकिन मैं तो बाजिद था। अभी 3 दिन गुजरे थे कि सुरैया के भाई मेरे घर पर आए। वो काफी गुस्से में थे। गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी बहन पर तशद्दुद करने की। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने तो सुरैया पर तशद्दुद नहीं किया था। उसने अपने भाइयों से झूठ बोला। गुस्से की हालत में मैंने हाथ जरूर उठाया था, लेकिन इसके अलावा मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बदले में उसने भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, जबकि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके 2 भाई मेरे पास आए थे, बड़े ही खूंखार नजरों से मुझे देख रहे थे। धमकी देते हुए वापस चले गए कि 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, सोमवार के दिन ये औरत इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। इस औरत की वजह से मेरी बहन को तूने मारा, उस पर हाथ उठाया, मगर अब हम अपनी बहन को रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। ये कहते हुए वो वहां से वापस चले गए। मैं सुरैया के पास गया उससे मिलने के लिए, उसे समझाने के लिए, लेकिन वो मुझसे नहीं मिल रही थी, ना ही मुझसे वो बात करना चाहती थी। उसके घर के दरवाजे पर मैं था। उसके भाइयों ने मुझे वापस भेज दिया, ये कहकर कि हमारी बहन तुमसे अब नहीं मिलना चाहती, बल्कि अब तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुरैया की माँ भी अपनी बेटी के साथ थी। पूरा घर मेरे खिलाफ था। मुझे वापस भेज दिया। मुझे उनके रवैये से बहुत रंज मिला, काफी अफसोस हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात मेरे लिए ये थी जब सुरैया ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया। उसने अदालत में मेरे खिलाफ खुला का पर्चा दायर कर दिया। इस बार मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो मुझे किसी बात का मौका ही नहीं दे रही थी। मैं जानता था वो जिद्दी औरत है, गुस्से की काफी तेज है, लेकिन इस कदर ये फैसला करेगी इसके बारे में मैं कभी नहीं जानता था। जिद में आकर उसने अपना घर तोड़ने की ठान ली थी, और एक ऐसी औरत जिसने अपना घर तोड़ने का फैसला कर लिया हो, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती और ना ही कोई उसे समझा सकता है। वो तो मेरी बात समझने के लिए, मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। उसके भाई भी इसी बात पर बार बार इसरार कर रहे थे कि हमारी बहन को तलाक दे दो। मैं तो उनके भाइयों पर हैरान था। ये कैसे भाई थे जो अपनी बहन का घर बसाना नहीं चाहते थे। बाद में मुझे इस बात का पता चला कि वो मुझसे पैसे बटोरना चाहते थे। अदालत की तरफ से मुझे नोटिस मौसूल हुआ था। ये बात तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि बीवी को तलाक देने की सूरत में मुझे 30 लाख रुपया उसे देना पड़ेगा। ये एक नई मुसीबत थी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था और अचानक मेरे सर पर आन पड़ी थी। 30 लाख न देने की सूरत में मुझे 1 साल के लिए कैद हो सकती थी। लिहाजा मेरे पास एक ही रास्ता था, मेरा एक ही प्लाट था। मैंने उसको फरोख्त किया और बीवी को पैसे दिए। लेकिन सुरैया का ये धोखा, उसकी ये बेवफाई मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता था, जिसने जिद में आकर मुझसे इस तरह की डिमांड की, और उसके भाइयों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। अब मैं वापस कराची नहीं जा सकता था। मैंने वो जॉब छोड़ने का फैसला किया। वैसे भी कंपनी के मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत खराब था। इधर सियालकोट में ही मैंने जॉब की तलाश की। यहाँ खेलों का सामान बनाने की एक फैक्ट्री में मुझे जॉब मिली थी। तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिलहाल मेरे लिए जॉब का होना बहुत जरूरी था। सुरैया के जाने के बाद मैं अंदर से काफी टूट चुका था। मैं बिल्कुल बिखर चुका था। औरत जात से मेरा एतबार अब खत्म हो चुका था। लेकिन कनीज बेबी मुझसे बार बार यही कह रही थी कि बेटा अपना घर बसाने की कोशिश करो। उसने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरे लिए रिश्ता तलाश शुरू किया। मैंने कनीज बीबी को मना किया कि मां जी मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी कोशिशें जारी रखी और मुझसे यही कहा कि मुझे औरत की पहचान है। अगर सच पूछते हो तो तुम्हारी बीवी सुरैया को देखते ही मैं पहचान चुकी थी कि ये किस तरह की औरत है। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए दुल्हन तलाश करूंगी। अगर तुम मुझे अपनी माँ का दर्जा देते हो, अपनी माँ समझते हो, तो मैं जो करना चाह रही हूँ मुझे करने दो। कुछ महीने बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, एक लड़की है जिसका नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता बेसहारा है, वालिदैन का इंतकाल हो चुका है।
लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छी है, तुम एक बार उससे मिल लो। उसने मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई। दिखने में वो काफी अच्छी थी, लेकिन बहरहाल उससे मुलाकात करना भी जरूरी था। शगुफ्ता से मेरी मुलाकात हुई और उसकी कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी में कोई इतनी भी तकलीफ में रह सकता है, मुझे इसका पहली बार मालूम हुआ। वो बेचारी बेसहारा तो थी, उसका कोई सहारा नहीं था। उसका एक ही मामू था जिसने उससे धोखा किया। माँ के इंतकाल के बाद उसका मामू रोता हुआ शगुफ्ता के पास आया और उससे कहने लगा कि मेरी बहन की निशानी है तू, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। शगुफ्ता ने यही सोचा कि मामू है, मेरा सहारा बनेगा, लिहाजा वो उसके साथ उसके घर चली गई। वो कुछ महीने शगुफ्ता मामू के घर में रही। फिर मामू ने एक दिन शगुफ्ता से कहा कि वो उसका घर बसाना चाहता है ताकि वो अपने घर की हो जाए, उसका घर बस जाए, उसे कोई सहारा मिल जाए। मामू ने उसे धोखा दिया और एक 60 साल बूढ़े शख्स को पैसे देकर शगुफ्ता से उसकी शादी करने का वादा किया। शगुफ्ता को किसी और नौजवान की तस्वीर दिखाई गई और उसके साथ धोखा हुआ। निकाह से पहले शगुफ्ता ने देखा कि एक सफेद रेश इंसान उसके साथ बैठा है जिसके हाथ कांप रहे हैं। शगुफ्ता के मामू ने अपनी भांजी उसे फरोख्त की थी। 50 लाख रुपए के बदले उसने उस बूढ़े से अपनी भांजी का शादी करने का फैसला किया था, जिस पर शगुफ्ता ने हंगामा खड़ा कर दिया था। मोहल्ले वालों के सामने और मौलवी साहब के सामने इस बात का इकरार किया कि मैं किसी सूरत इस शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती, ये मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, मेरे साथ धोखा किया गया। उसके मामू ने शगुफ्ता पर सख्ती करना चाहिए, लेकिन मोहल्ले के गैरतमंद और पढ़े लिखे लोगों ने इस मामले में शगुफ्ता का साथ दिया और यूं शगुफ्ता उस बुरे शख्स से बच गई और अपने ही घर में अकेली रहने लगी। मैंने शगुफ्ता की ये कहानी सुनी तो फौरन उससे निकाह करने का फैसला कर लिया। वो वाकई मदद के लायक थी। ये एक हकीकत थी कि शगुफ्ता और मैं एक दूसरे का सहारा बने। जिस तरह उसे सहारे की जरूरत थी, मैं भी तो अकेला था। सुरैया की वजह से मुझे ये परेशानी मिली, लेकिन शगुफ्ता मेरे लिए एक बेहतरीन साथी साबित हुई। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। एक बार कंपनी के मैनेजर ने मुझसे कहा कि मेरे कुत्ते की तबीयत खराब है, उसे गाड़ी में बिठाओ और जाकर जानवरों के एक डॉक्टर के पास इसे ले जाओ। डॉक्टर के साथ मेरी बात हुई है, बस तुम मेरे कुत्ते को वहां अस्पताल में ले जाओ और इसका ये इलाज करेगा। मैंने मैनेजर की बात मानने से इनकार किया और यही कहा कि मेरी ये ड्यूटी नहीं, जिस पर मैनेजर को गुस्सा आया। उसने मुझे वार्निंग दी कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मैंने नौकरी की परवाह नहीं की, लेकिन जिस बात के लिए वो बजिद था, मुझसे कह रहा था, वो मैं हरगिज नहीं कर सकता था। उसके लहजे में गरूर था। टेबल पर टांगे रखकर मुझे हुक्म दे रहा था। उसके इस रवैये पर मैं हैरान था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो मुझे आखिर क्यों नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन उसने मालिक के सामने मेरी शिकायत की। उसने झूठ बोला, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तकरीबन 2.5 महीने मैंने उस कंपनी में जॉब की थी। मैं बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैनेजर की जिद की वजह से, उसकी अना की वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया। जिस दिन मुझे नौकरी से निकाला गया, उस दिन मैं घर आया। शगुफ्ता ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। मैंने शगुफ्ता को कुछ न बताया। अभी शादी को 2 हफ्ते ही गुजरे थे। मैं उसे ये बुरी खबर नहीं देना चाहता था, लेकिन कनीज बीबी ने मेरे चेहरे के तासुरात पढ़ लिए थे। वो जानती थी कि कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो मैं छुपा रहा हूँ। उसने अकेले में मुझसे बात की। मैंने उसे सारी हकीकत बताती। वो जानती थी और कहा, जब से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तुम पर मुसीबतें आई हैं। इस लिहाज से कनीज बीबी मुझे खुशहाल देखना चाहती थी, मेरी मदद करना चाहती थी। और अभी मैं दूसरी नौकरी के लिए कोशिशें जारी रख रहा था। मुख्तलिफ कंपनीज में मैं अप्लाई कर रहा था। अचानक कनीज बीबी मेरे पास आई, मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, तुम्हारी इन आजमाइश को समझती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पहले तो मैं खामोश थी क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था,
लेकिन आज मैं भी मजबूर थी। तुम्हें एक राज बता रही हूँ जो मैंने तुमसे छुपाया। मुख्तियार मेरी सगी औलाद नहीं, मैं बे औलाद थी, मगर मेरे शौहर ने मरते दम तक मेरा साथ दिया। उसने दूसरी शादी बिल्कुल नहीं की, हालांकि मैं खुद यही चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए। अपने शौहर को इस बात के लिए मैंने कायल किया कि आप दूसरी शादी कर ले, मैं आपकी दुल्हन को अपने हाथों से उसको सजाऊंगी। लेकिन शौहर ने इनकार किया। हमने यतीम खाने से एक बच्चा अडॉप्ट किया था, उसकी परवरिश की, तालीम और तरबियत का ख्याल रखा। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि मुख्तियार गलत लोगों की सोबत में पड़ गया। दोस्तों ने उसे बर्बाद किया। जब हमने उस पर सख्ती की, वो घर से भाग जाता, कई दिनों तक घर से बाहर रहता, अपने आवारा दोस्तों के साथ रहता। फिर मैंने ही अपने शौहर को मना किया कि मुख्तियार पर सख्ती मत करो, हो सकता है ये हमेशा हमेशा के लिए घर से चला जाए। ये हमारी बदकिस्मती थी कि जिस लड़के को हमने पाला पोसा, अपना बेटा बनाया, वो हमारा बेटा साबित न हो सका। मेरे शौहर की वफात के बाद रुकैया नामी लड़की से उसकी शादी हुई। रुकैया के इस घर में आते ही दोनों ने मुझ पर जुल्म किए। वो बहुत बड़ा जुआरी है, जुए में काफी पैसे हार चुका है, लेकिन इसके अलावा जीतता भी है। लेकिन मेरी जिंदगी की जमा पूंजी उसी घर में एक खुफिया जगह पर दफन है। ये कीमती जेवरात हैं जो कि मेरे मरहूम शौहर ने मुझे तोहफे में दिए थे। वो जेवरात मुख्तियार से महफूज हैं। मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन अगर उस वक्त मैं तुम्हें उन जेवरात के बारे में बता देती तो मुख्तियार न सिर्फ तुमसे वो जेवरात छीन लेता, बल्कि तुम्हें जान से मार देता। अब पुलिस की मदद से तुम ऐसा कर सकते हो। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि उम्रे की सादत हासिल कर सकूं। किसी तरह तुम वो जेवरात इस घर में ले आओ, वो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, उम्रे की सादत हो जाएगी। और इसके अलावा ये जेवरात काफी महंगे हैं, इनको फरोख्त करके तुम अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों से मशवरा किया। उन्हीं के मशवरे से हैदराबाद के डीएसपी से मेरी बात भी हुई। कनीज बीबी को साथ लेकर मैं उसके दफ्तर गया। उसने हमसे वादा किया कि वो हमारी मदद करेगा और कनीज बीबी को उसका हक जरूर मिलेगा। पुलिस की भारी नफली के साथ उसके घर पर छापा मारा गया। कनीज बीबी मेरे साथ थी। वो आज भी अपने दोस्तों के साथ मदहोश था। वो खुश था कि उससे उसकी माँ की जान छूट गई, बल्कि वो तो कनीज बीबी को अपनी माँ का दर्जा नहीं देता था, उसे माँ नहीं समझता था। उसे इस बात का अंदाजा था और किसी ने बताया था कि ये औरत तुम्हारी सगी माँ नहीं। कनीज बीबी ने घर के सियान में तकरीबन 15 तोले सोना दफन किया था और उस जगह के ऊपर फूल की कियारी बनाई थी ताकि किसी को शक न हो। जमीन की खुदाई की गई और जेवरात निकाले गए। मैं वहां से कनीज बीबी को लेकर घर वापस आ रहा था। सबसे पहले मैंने कनीज बीबी की ये नेक ख्वाहिश पूरी की और उसे उम्रे की सादत हासिल करवाई। मैं भी उसके साथ ही गया था। उसके बाद जेवरात को फरोख्त करके कनीज बीबी की इजाजत से ही मैंने अपना कारोबार शुरू किया। अपने एक छोटे से कारोबार की बुनियाद रखी। अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली और कम ही अरसे में मैं इस शहर का एक कारोबारी शख्स बन चुका था। मुझे सुरैया के बारे में भी इस बात का पता चला कि वो कितनी मुश्किल में है, कैसे जिंदगी गुजार रही है। उसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी है। वो अपनी जिद और अना की वजह से उसने मुझसे खला ली थी, मगर अब वही भाई जिनके सहारे उसने इतना बड़ा फैसला किया था मुझसे तलाक लेने का, उन्हीं भाइयों ने सुरैया को घर से निकाल दिया था। डर डर के धक्के खाती फिर रही थी। मैंने उसके साथ भलाई करना चाही। मेरे साथ उसके कोई खुशगवार दिन नहीं गुजरे थे, लेकिन फिर भी शगुफ्ता के कहने पर हमने अपनी फैक्ट्री में उसे जाप दी ताकि वो गलियों में भीख ना मांगे।